स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग नए ढंग से बिहार बोर्ड का हम लोग इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करेंगे। आज जो बिहार बोर्ड के द्वारा आपका जो मॉडल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो बारी बारी से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक क्वेश्चन में लगभग जितना भी यानी हमारा प्रयास होगा कि 100% जो आपका संभावित है वो आपका इससे सॉल्व हो जाए। इस एक पेपर से के एक्सप्लेनेशन को आप ठीक से अगर आप पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए एक मॉडल सेट से ही आप हर विषय में जितना सब्जेक्ट का PDF आप लोगों को हम अवेलेबल कराए हैं तो उसमें आपका हर सब्जेक्ट का जो है से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बड़ा हिसाब से देखेंगे कि किस पैटर्न पर आपका इस बार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो देखिए इसको हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिया है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगा, अभी स्कूल एग्ज़ाम में आपका कोई सीरीज वगैरह नहीं रहता था, लेकिन अब आपका ABCDEFGH करके इस तरह से कुछ सीरीज रहेगा क्वेश्चन का, और जो आपका सीरीज रहेगा ना वो आपको आंसर बुकलेट जो मिलेगा उसमें फिलअप करना होगा और उसके बाद तब उसका आंसर की उसमें आपको जो भी आप आंसर बनाएंगे, जो 4 गोला होता है उस गोला को पूरा कंप्लीट जो है काला ब्लैक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा तब उसका आपको बुकलेट सीरियल नंबर पर पता चलेगा। सीरियल नंबर ये सीरियल नंबर ये अलग भराता है, ये आपका कोड होगा। बुकलेट कोड जो होगा ये भी आपको ABCD में होगा और सब्जेक्ट कोड भी आपका रहेगा ही 321 आपका इतिहास का जो है से सब्जेक्ट कोड है। अब देखिए ये बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया और इसका कहना है कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम इस बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। हिस्ट्री है, ये ऐच्छिक विषय है। अब देखिए यहाँ पर कुल जो आपका पूर्णांक होगा 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का जो होगा उसमें 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा PYQ और उसके बाद 30 जो है आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद 8 जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग होगा। तो इसमें से अगर हम देखेंगे, यहाँ देखते हैं कि इसमें डायरेक्शन दिया है कि किस में से कितना बनाना है, तो हम लोग 100 में से किसी भी 50 क्वेश्चन को बना सकते हैं और ये 30 जो है 30 में से 15 क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और इसमें से हम 8 में से 4 है। अब देख लेते हैं इसमें किस तरह से आपको दिया है। निर्देश को देखिए, इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अपने कॉपी को फिलअप करने में अपना टाइम देते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन को आज ही आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। परीक्षार्थी OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा वो 10 डिजिट का रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और 10 डिजिट का रहेगा, मान लीजिए कि अब इस तरह से बॉक्स बना हुआ है और 10 डिजिट है, तो उसमें आप हर डिजिट को आप उसके बॉक्स में भर के, और हो सकता है कि उसको ब्लैक करना होगा तो ब्लैक कीजिएगा और ऐसे ही भरना होगा तो आप लिख दीजिएगा उसको। The candidate must enter her question booklet series number 10 digits in the OMR answer sheet। आपको आंसर शीट मिलेगा, उस आंसर शीट में आपको एक कॉलम होगा जिसमें आपको 10 डिजिट का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर लिखना होगा, ये संख्या है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, प्रयास कीजिए अपने भाषा में उत्तर दीजिए, लेकिन अपने भाषा में आप उत्तर तभी दे पाइएगा जब आप किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल।
जितना संभव हो सके आप अपने भाषा में ही प्रश्नों का उत्तर दें। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। अब कौन सा क्वेश्चन है और कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन है वो आपको राइट साइड में हर क्वेश्चन के सामने वो लिखा रहता है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम है। तो इसमें जो पहला 15 मिनट्स है ये आपको ये प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए आपको दिया गया। 15 minutes extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully। ये नेक्स्ट देखिए, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। देखिए 2 पार्ट में विभक्त है, एक है खंड अ और एक है आपका खंड ब, 2 ही पार्ट है। आगे देखिए, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक सेक्शन ए रहेगा आपके क्वेश्चन का और एक सेक्शन बी रहेगा। अब आप देखिए खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 100 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन होगा। ये ध्यान देना आपको, ऐसा नहीं कि आपको 1 से 100 तक आप नहीं देखिए और शुरू में ही आप सोचिए कि 1 से 70 तक में अपना 50 पूरा दे और उसमें आप कुछ गलत क्वेश्चन गलत भी आप बॉक्स को काला कर दीजिए, गलत आंसर भी आप दे दीजिए। इसको ध्यान में रखिएगा पूरे में, चूँकि पहले 70 में से अगर आप 50 छांट लिए और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बना दिए तो सोचिए कि बाद वाला जो सही होगा उसको चेक हो जाएगा, तो उसको नहीं चेक करेगा, शुरू वाला ही 50 को चेक करेगा। तो जहाँ जहाँ आपको छोड़ करके चलना होगा शुरू में ही छोड़ करके चलिएगा। और OMR फिलअप करने का सबसे आपको बढ़िया हम ट्रिक बता देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आज ही इंटर के एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे के भी कॉम्पिटिटिव किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पर आप केयरफुल होकर के ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर के 100 तक जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप राउंड कर लीजिए, टिक लगा लीजिए पहले क्वेश्चन पेपर में जो आपको 100% याद है और उसको काउंट कर लीजिए कि आपको कितना हुआ। और उसके बाद तब आपको डाउट होगा कुछ में कि ये होगा ये होगा, तो डाउट वाला को जिसमें ज़्यादा आप पॉजिटिव है उसको कलर कीजिए। 3-4 फेज में जब आप PYQ को कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम यानी 100% OMR में आप सही आंसर भर पाइएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराया गया OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले ब्लू और ब्लैक दोनों में से किसी पेन का आप यूज कर सकते हैं। आप ग्रीन या रेड पेन को कभी भी अपने कॉपी में यूज नहीं करेंगे कहीं भी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए, पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर तरल पदार्थ यानी मिटाने वगैरह के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आप गलती करेंगे कि OMR सीट में आप गलत भर देंगे और गलत डिटेल्स भर के आप कभी ब्लेड से, कभी नाखून से, कभी कोई लिक्विड वगैरह से, कभी व्हाइटनर से आप चाहिएगा कि हम उसको ठीक कर दें, तो फिर आपका जो है परीक्षा का परिणाम है, जो रिजल्ट है वो अमान्य भी आपका बोर्ड कर सकता है। इसलिए आप पूरे कंसस होकर के OMR सीट को भरेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। इन सेक्शन A देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये ऊपर हिंदी मीडियम में हम लोग देखें, सेक्शन A में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ विच यानी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। उनमें से किसी भी 50 प्रश्न का उत्तर देना। इफ मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड, यदि आप 50 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं, देन ओनली फर्स्ट 50 विल बी इवेल्युएटेड। तो जो पहले वाला 50 1 से लेकर के और जहाँ 50 पूरा हो जाएगा आपको,
उसी को इवेलुएट करेगा, उसी को जांच करेगा। उसके बाद जो आप बनाए हैं हो सकता है कि बाद वाला सही हो, तो फिर उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बोले कि 1 से 100 तक में टोटल में आप देख लीजिए कि कौन सा हमारे हिसाब से आंसर सही है। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फॉर आंसरिंग दिस डार्कन द सर्किल विथ ब्लू ब्लैक बॉल पेन। आपको बॉल पेन मतलब जो आपका ये हम लोग पेन जो यूज करते हैं लीड वाला, तो उसी पेन से आपका कलम ब्लैक होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, तीसरा किसी कलर का नहीं होना चाहिए। अगेन द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू। आपको जो OMR आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा उस OMR शीट में आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करेंगे और उसी से आप डार्कन करेंगे सर्कल को, जो आपको सर्कल वृत्त रहता है उसको डार्कन करेंगे। डू नॉट यूज व्हाइटनर, आपको गलती नहीं करना है। व्हाइटनर यूज करेंगे आपका रिजल्ट अमान्य हो सकता है। कोई लिक्विड से भी मिटाने का आप प्रयास नहीं करेंगे, कोई ब्लेड से भी खुरचने का आप प्रयास नहीं करेंगे उस सर्कल को। नेल नाखून से आप उसको खुरचने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि आप खुरचते हैं ऑन OMR आंसर शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड, तो आपके रिजल्ट को इनवैलिड किया जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से कॉन्शस होकर के आप अपने OMR शीट को फिलअप करेंगे। ये कंप्यूटराइज है, ये कंप्यूटर जो है आपको OMR शीट को चेक करता है, कोई इंसान नहीं करता है कि आपने कहीं किसी प्रकार का कोई मिस्टेक किया है तो वो इंसान है उसमें थोड़ा बहुत आपको एक्सक्यूज कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। ये OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब होता है कि कंप्यूटर से ये आपका चेक होगा। नेक्स्ट देखिए 7वां जो इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन A का हम समझ गए। खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है। 30 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो आपने देखा कि 50 नंबर तो आपको आ गया ऑब्जेक्टिव से, और इसमें से 15 गुना 30 नंबर, 30 मार्क्स का आपका क्या हो गया, ये 15 गुना 30 हम लिख सकते हैं। 15 क्वेश्चन का जवाब देना है और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 30 नंबर का आपका लघु उत्तरीय हो गया। 50, 30, 80। और उसके बाद इनके अतिरिक्त इस खंड में सेक्शन B में ही 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। 8 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इन सेक्शन बी में ध्यान दीजिए, देयर आर 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इज कैरिंग 2 मार्क्स। 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको रहेंगे। आउट ऑफ विच एनी 15 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। उस 30 में से किसी भी 15 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू में दीजिए, किसी 15 क्वेश्चन को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग देयर आर 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कहने का मतलब कि इसी सेक्शन में सेक्शन B में ही 8 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और इस कैरिंग 5 मार्क्स, जो प्रत्येक 5 मार्क्स का होगा। आउट ऑफ विच यानी 4 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, और उनमें से किसी 4 प्रश्न का आंसर देना होगा। तो 50, 30, 80 हो गया, और 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक में 5 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 × 5 = 20 नंबर। देखिए 50, 30, 80, 20, 100 मार्क्स का ये आपका हो गया। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप सही किए तो पूरा 50 का 50 मिलना तय है। दूसरी चीज़ कि आप एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। यदि थोड़ा सा भी आपको उसके बारे में आइडिया है, नहीं भी आइडिया है, तो कुछ भी आप उसमें लिखिए, क्योंकि लिखेंगे तो हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स दे देना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। कोई भी मोबाइल या किसी प्रकार का चिप वगैरह आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को आप नहीं ले जा सकते हैं हॉल के अंदर, नहीं तो आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ से हमारा सेक्शन A स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। इंस्ट्रक्शन को आप देख लिए। आप ध्यान दीजिएगा कि अभी तक आप लोगों का जो भी सिलेबस छूटा है
उस पूरे सिलेबस को हम मॉडल क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। थोड़ा आपको हर लेक्चर में टाइम लगेगा, थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उस 4 में से एक ही सही है। आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आप किसी भी 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। OMR शीट में जो सर्कल है, जो गोल घेरा दिया गया है, उसमें ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करके उसको भरना है गोला को। और 50 अगर सही है तो आपको 50, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे और कंप्यूटर चेक करेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रहेंगे। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, उनमें से सिर्फ 1 करेक्ट होगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। आपका जो 100 क्वेश्चन है उसमें से किसी भी 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन, आपका जो चुना गया ऑप्शन है उसको आप OMR शीट पर जो सर्कल है उसमें क्या करना है, उसको पूरी तरह से उस गोला को भर देना है। अब चलिए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। ठीक से आप समझिएगा कि बिहार बोर्ड जो आपका मॉडल क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब है कि उसका कहना है कि हमारे प्रश्न पूछने का इस साल जो मॉडल रहेगा वो यही रहेगा। अब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? SN राय, दयाराम साहनी, BK थापर, राखाल दास बनर्जी। हु एक्सकेवेटेड मोहनजोदड़ो? SN राय, दयाराम साहनी, BK थापर और राखाल दास बनर्जी। अब इसमें इसका कहना है कि हम आपसे एक्सकेवेशन से क्वेश्चन पूछेंगे। मॉडल क्वेश्चन का मतलब आप समझिए, ये नहीं कि आपसे यही पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। आपसे दूसरा भी, यानी मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, तो कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपके एग्जाम में दे देगा और उसके बाद क्या कहेगा कि आप बताइए कि इसका उत्खनन किसने करवाया, इसकी खुदाई किसने करवाया, इसका एक्सकेवेशन किसने करवाया। तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है इसका उत्खनन कौन करवाया था? राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। और ये इसका आंसर भी हम लोग देखते चलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको कौन सा स्थल है जिसके उत्खनन करता, एक्सकेवेटर का नाम आपसे पूछ सकता है, उसका लिस्ट हम लोगों को बनाते चलना। तो ये राखाल दास बनर्जी को आपको RD बनर्जी करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। RD बनर्जी करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राखाल दास बनर्जी ऑप्शन नहीं देके इसी क्वेश्चन को पूछ देगा, वहाँ लिख देगा आपको RD बनर्जी, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और इसकी खुदाई 1922 AD में, ईस्वी में कौन करवाया था? ये राखाल दास बनर्जी ने करवाया था मोहनजोदड़ो का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा, अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा कंप्लीट आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अब पूछ दिया है कि भाई हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया? मोहनजोदड़ो के जगह अगर आपसे हड़प्पा पूछ दिया एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वह 1921 ईस्वी में किसने करवाया? दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप हड़प्पा 1921 AD और दयाराम साहनी, ये चूँकि प्रॉपर नाउन है तो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हड़प्पा पूछ सकता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कालीबंगा। एक है दूसरा साइट को देखिए, हड़प्पा के बाद 2 नंबर पर
हड़प्पा नहीं पूछ के अगर कालीबंगा पूछ दिया तब आप फेरे में पड़ जाएंगे। तो कालीबंगा का जो उत्खनन करवाया उनका नाम था अमलानंद घोष। उनका नाम था अमलानंद घोष। और ये कालीबंगा का उत्खनन कब किया गया? तो 1953 ईस्वी 1953 AD में किया गया। और ये जो अमलानंद घोष है इसको शॉर्ट में AN घोष भी लिख सकता है। और आप पढ़ रहे हैं अमलानंद घोष और वहाँ AN घोष अगर पूछ दिया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उसके बाद है आपको नेक्स्ट जो साइट है उसको हम लोग देखते हैं कि कालीबंगा के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो लोथल आता है। इम्पोर्टेंट है ये भी। लोथल से अगर पूछ दिया तो लोथल आप जानते हैं कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल का SR राव ने इसका उत्खनन करवाया था। और कब करवाया था? तो 1954 में करवाया था। देखिए आपको ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आप जो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ इसको पढ़ लेंगे और इसको हम सिर्फ आंसर कंप्लीट कर लेंगे और यही मेरे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आप ये गलत फहमी नहीं पालिएगा। इसका कॉन्सेप्ट पालिए। इसका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल का नाम हम दे देंगे आपको, जैसे यहाँ मोहनजोदड़ो दे दिया है, और उस साइट्स का नाम दे देंगे और आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि इसका एक्सकेवेशन किसने किया, इसकी खुदाई किसने किया, इसका उत्खनन किसने किया और कब किया। तो हम ये कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं इसमें से ही कोई स्थल रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है राखी गढ़ी। एक स्थल राखी गढ़ी, इसका उत्खनन किसने करवाया? तो इसका उत्खनन करवाया, उसका नाम है RS बिष्ट। उसके बाद RS बिष्ट ने आखिर राखी गढ़ी का उत्खनन कब करवाया? तो 1997 में किया, 1997 ईस्वी में किया। और ये जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है। उसके बाद फिर पूछ सकता है आपसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स है आमरी, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। आमरी, अब आमरी कहाँ पर स्थित है? तो आमरी को जान लीजिए कि आमरी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जहाँ पर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के ही पास आपको आमरी, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल स्थित है। और इसका उत्खनन NG मजुमदार ने किया था। इसका उत्खनन करवाया था, उनका नाम था NG मजुमदार। और कब करवाया था? तो 1935 ईस्वी में इसका एक्सकेवेशन करवाया था। उसके बाद हम लोग एक साइट और देख लेते हैं, रंगपुर। ये जो रंगपुर है, ये रंगपुर भी आपको गुजरात में स्थित है। और इसको 3 लोगों ने मिल करके इसका उत्खनन करवाया था, MS वत्स, BB लाल और SR राव। देखिए इसका उत्खनन करवाए थे, इनका नाम है एक नंबर में MS वत्स। ये नाम है इंग्लिश मीडियम वाले, आप इसे इंग्लिश मीडियम में इसको लिख लीजिएगा, MS वत्स, BB लाल। और तीसरा नाम आपका ले लीजिए SR राव।
राव, और इसका उत्खनन कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट समझा। आप समझिए कि ये मॉडल क्वेश्चन है। इसका कहना है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल का नाम आपको दे देंगे और इनमें से जो स्थल हम लिखे हैं आप 100% यकीन मानिए कि इसमें से ही आपको रहेंगे और उसके उत्खननकर्ता का नाम आपके ऑप्शन में दे देगा। तो ये पहले क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और इसके साथ हमने इस चैप्टर का सिलेबस का भी बहुत बड़ा पार्ट पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगन। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट एज एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड्स बीन फाउंड? कहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से स्थल से, कौन से साइट से हमें जुते हुए खेत, प्लाउड फील्ड का हमें एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। अब हम इसी को, अब उसमें क्या करेगा, इसका कहना है कि भाई हम क्या करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम कोई खोज को हम दे देंगे आपके बाद आपको, कि कोई एविडेंस जैसे दे देगा कि हाँ आप बताइए कि डॉकयार्ड का एविडेंस कहाँ से मिला। ऐसा नहीं है कि यही पूछ देगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तब तो इसी को आप पढ़ लीजिएगा और 100% मार्क्स आ जाएगा। इसका कहना है कि कोई एविडेंस जो खोजा है हिस्टोरियंस ने उसका नाम हम दे देंगे और आपको बताना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट से ये मिला है। तो आपको साइट्स और वहाँ से मिलने वाले एविडेंसेस के बारे में आपको पता करना होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये कालीबंगा, ये जुते हुए खेत का जो अवशेष, इसका आंसर हम लोग देख देते हैं कालीबंगा से मिला। अब इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स को लेते हैं। जैसे हड़प्पा को हम ले लेते हैं। हड़प्पा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजा गया सबसे पहला आपको स्थल है। 1921 ईस्वी में प्रोफेसर दयाराम साहनी ने इसे खोजा था और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है हड़प्पा। और 1853 ईस्वी में आपको इसके टीले को पहली बार देखा था अंग्रेज़ों ने, जब उनको लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाना था और उन्हें ईंटों की ज़रूरत थी, तब उसी क्रम में हड़प्पा का खोज हुआ था। तो हड़प्पा से आखिर मिला क्या है? तो यहाँ बृहद अन्नागार और किले के अवशेष मिले हैं। ये ध्यान में रखिएगा, बृहद अन्नागार, यानी हम कह सकते हैं द ग्रेट ग्रेनरी के एविडेंस मिले हैं हड़प्पा से। और हड़प्पा से हमें क्या मिले हैं? तो फोर्टिफाइड आपको किला आपको मिला। हम कह सकते हैं कि ये आपको श्रमिक आवास मिला है, लेबर हाउसेज वहाँ से मिले हैं। श्रमिक आवास, लेबर लोगों के आवास मिले हैं। उसके बाद और क्या मिले हैं? तो पुरोहित आवास मिला। पुरोहित यानी जो पूजा पाठ उस समय कराने का काम करते थे, तो उनके भी आपको एविडेंस हड़प्पा से मिले हैं। और हड़प्पा से क्या मिले हैं? तो हड़प्पा से आपको किले मिले हैं। किले यानी कहने का मतलब है कि ऐसा आपको फोर्ट मिला है, जैसे ऊंचाई पर स्थित किसी का महल है उस समय का, और वो अभी तो टूट चुका है और वो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, तो उसको किला कहा जाता है। तो हड़प्पा के एविडेंस में अब पूछ देगा आपसे कि पुरोहित आवास के साक्ष्य निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो हड़प्पा से। बृहद अन्नागार के अवशेष, ग्रेनरी अन्नागार यानी अकाल के समय में ये लोग इसमें अनाज जो जमा करते थे उसको यूज करते थे अपने खाने पीने के लिए। तो बृहद अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो देखिए अब चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर के भी चल रहे हैं। और दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्थल है उसको देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दे देगा कि ये मोहनजोदड़ो का कोई साक्ष्य दे देगा और आपसे पूछ देगा कि आप बताइए कि ये कहाँ से मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मोहनजोदड़ो में मुख्य रूप से क्या मिला है। तो यहाँ पर हम देखें तो बृहद स्नानागार मिला है। बृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार भी इसको बोल सकते हैं। द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ के एविडेंस हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है तो ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस मिले। ड्रेनेज सिस्टम यानी इसको हम कह सकते हैं नालियों की पद्धति, ड्रेनेज सिस्टम। ऐसी ड्रेनेज बनाई गई थी मोहनजोदड़ो में घरों के जल की निकासी के लिए, घर के पानी के निकासी के लिए, जो दुनिया में उस समय किसी भी सिविलाइजेशन में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो नालियों की पद्धति, ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस मिले हैं। और क्या मिले हैं यहाँ से तो यहाँ से आपको ग्रिड प्लानिंग मिला। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली क्या है, ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम में क्या है कि मोहनजोदड़ो के जो घर थे वो क्या था कि एक दूसरे से सड़क मार्गों से इस बहुत बढ़िया ढंग से कनेक्टेड थे। तो ये ग्रिड प्रणाली के भी एविडेंस आपको कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और भी कई आपको एविडेंस मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एविडेंस मिले हैं उसको हमें लेकर चलना है, क्योंकि आपको कई सब्जेक्ट के हमें ये कराना है, मॉडल क्वेश्चन कराना है। तो बहुत लंबा इसको खींचेंगे नहीं। तीसरा मान लीजिए कि स्थल हम लोग देखेंगे। थर्ड स्थल में आप जैसे कालीबंगा दे दिया। कालीबंगा आपने अभी देखा कि कालीबंगा का ही ये क्वेश्चन दिया है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य। अब बताइए कि अगर कालीबंगा में जूता हुआ खेत नहीं दे करके और दूसरा कुछ दे दे, तब तो आप फिर परेशानी में पड़ जाएंगे कि कालीबंगा से और क्या मिला है। तो यहाँ पर अग्नि वेदी के अवशेष मिला है। अग्नि वेदी के अवशेष मिले और फरो लैंड, हम कह सकते हैं कि जूते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान में है कालीबंगा। फरो प्लाउड लैंड इसको बोल सकते हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और क्या मिला है, अग्नि कुंड। अग्निकुंड, अग्निकुंड का मतलब है कि जैसे यज्ञ वगैरह में आप देखिएगा कि कोई कुंड वगैरह बनाया हुआ है, तो ये कुंड का एविडेंस मिला है। तो अग्निकुंड है, इसी को हम फायर पिट्स भी बोलते हैं। दो चीज़ होता है, फायर अल्टर्स होता है। यज्ञ वगैरह देखिएगा तो यहाँ चारों तरफ से घेरा करके चावल वगैरह फूल वगैरह से कुछ घेर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फायर अल्टर्स कहते हैं, अग्नि वेदिका कहते हैं। और ये जो कुंड होता है इसको हम फायर पिट्स कहते हैं। तो अग्नि कुंड के एविडेंस भी हमें कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा का अगर पूछ देगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो हम ब्लैक बैंगल्स इसको बोल सकते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ यानी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं जो बैंगल्स पहनती थी, जो चूड़ियाँ पहनती थी, उसके रंग काले होते थे। तो काले रंग की चूड़ियाँ आपको बनाए भी जाते थे कालीबंगा में। तो इस तरह से यहाँ पर पूर्व हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, यानी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से पहले का भी यहाँ एविडेंस मिला है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कालीबंगा में कोई सभ्यता थी। ये ध्यान दीजिएगा, पूर्व हड़प्पा सभ्यता
यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी कालीबंगा में, ये मिला है। और भी आपको स्थल पूछ दे तो और स्थल में आप देखिए, और स्थल में जैसे आपको कालीबंगा के बाद जैसे आपको पूछ दे लोथल, लोथल एक स्थल है, लोथल का नाम पूछ दे तो लोथल से क्या मिला है, तो सबसे पहले तो डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मिला है, या इसी को हम बंदरगाह भी कहते हैं, या इसी को हम पोर्ट भी कहते हैं। तो इतने सारे चीज़ नामों से हम लोग जानते हैं। कभी कभी इसे बंदर भी कहा जाता है, इसे बंदर भी कभी कभी कहा जाता है। तो लोथल से इसके अवशेष मिले हैं और लोथल से मुहर के भी अवशेष मिले हैं, मुहरों के अवशेष भी आपको लोथल से मिले हैं। हालांकि मुहर तो लगभग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अधिकांश स्थलों से मिले हैं, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से डॉकयार्ड, गोदीबारा, गोदीबारा भी इसको बोला जाता है, डॉकयार्ड को गोदीबारा, इतना में से किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है। तो इतना सारा हमको याद रखना है। तो ये तो क्लियर हो गया था कालीबंगा। उसके बाद देखिए लोथल के बाद और भी कुछ एविडेंस पूछ सकता है, जैसे आपको आमरी से पूछ दे या और कहीं से भी पूछ दे, तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स है। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा इसको आप मूल रूप से आप याद रखिएगा। एक और पूछ सकता है चनहुद्रो, ये चनहुद्रो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके यानी ये आपको बीट्स फैक्ट्री मिला है, जो गर्दन में पहनने वाला नहीं होता है, तो मनके बनाने का जो कारखाना है उसका एविडेंस हमें चनहुद्रो से मिला है। चनहुद्रो से आपको लिपस्टिक का भी अवशेष मिला है, लिपस्टिक है जिसका यूज महिलाएं करती है, तो लिपस्टिक का भी आपको चनहुद्रो से हमें अवशेष मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है श्रृंगार वगैरह यानी सौंदर्य प्रसाधन पर अपना ध्यान देते थे, उन्हें शौक आ गया था, शौकीन थे। तो दूसरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने समझा, इससे बाहर ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? बलुआ पत्थर, सेलखरी पत्थर, संगमरमर और सोना। यहाँ पर इंग्लिश वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर हड़प्पन सील्स वेयर मेनली मेड ऑफ व्हाट, तो ये एस्टियाटाइट स्टोन से बना था। एस्टियाटाइट भी लिख सकता है, आपको हिंदी में भी आपको एस्टियाटाइट लिख सकता है, ये ध्यान में दीजिएगा। ये इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में सेलखरी कहते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार का स्टोन है, ये मुलायम पत्थर है, ये सेलखरी, और ये मुलायम पत्थर है, और इससे जो है आपको मुहर बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सील बनाए जाते थे, ये जो ठप्पा लगाते हैं हम लोग मुहर, और ये आपको सेलखरी या उसी को अंग्रेजी में हम एस्टियाटाइट स्टोन भी कहते हैं। एस्टियाटाइट हिंदी में भी आपको लिख सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? वाइल्ड एनिमल्स, वराह, इसी को सुअर भी बोलते हैं, वराह को। उसके बाद हिरन, उसके बाद घड़ियाल, और यहाँ दिया है इनमें से सभी। तो बोन्स ऑफ विच वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। जो हड़प्पन साइट्स है, जो हड़प्पा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है जो हमें मिले हैं, तो उन स्थलों पर किन किन जानवरों की हड्डियों के एविडेंस मिले हैं? तो यहाँ पर वराह यानी बोअर, सुअर इसको बोलते हैं। यहाँ सुअर को शायद
पिग भी बोला जाता है, तो ये पिग भी लिख सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हिरन, डियर, इसके भी एविडेंस मिले हैं। उसके बाद घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये इसके भी आपको एविडेंस मिले हैं। घड़ियाल ही लिख दिया यहाँ पर, घड़ियाल ही भी लिख सकता है यहाँ पर। और उसके बाद एक और मिला है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दे और चौथा एक ही दे दे सिंगल, तो वो आप उस कंडीशन में आप भूल जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ जो छोड़ दिया है वो आपके एग्जाम के लिए खतरनाक हो सकता है, और वो एक ऊंट का एविडेंस मिला है, कैमल। तो ये आप इसके अगर आपको जंगली जानवर से रिलेटेड अगर पूछता है कि हड्डियों के कौन कौन से, कोई भी, अब जैसे मान लो 3 गो तो दे दिया आपको, अगले बार पूछ देगा कि हड़प्पा स्थलों से निम्नलिखित में से किस जानवर की हड्डियां मिली है। 1 नंबर में आपको यहाँ डॉग दे देगा, यहाँ पर आपको बफेलो दे देगा, यहाँ पर आपको काऊ दे देगा। अब ये बफेलो, काऊ या डॉग, ये सब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स है, और उस समय जो ऊंट है वो वाइल्ड एनिमल्स है। आज के समय में ये डोमेस्टिकेशन हो गया है, इसका डोमेस्टिक एनिमल हो गया है। तो यहाँ पर डॉग दे देगा, आपको काऊ दे देगा, यहाँ पर आपको बफेलो दे देगा, या फिर ऑक्स दे सकता है, बैल, और यहाँ पर आपको कैमल दे देगा, ऊंट दे देगा। तो ध्यान रखना होगा कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उसमें 4 वाइल्ड एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं, बोअर, डियर, घड़ियाल और कैमल। वराह, हिरन, घड़ियाल, और यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन एक छूटा है ऊंट, उसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? धौलावीरा, लोथल, चनहुद्रो, और यहाँ दिया है इनमें से सभी। एट विच साइट हैव स्पेशल टूल्स फॉर मेकिंग होल्स इन बीट्स बीन फाउंड? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने श्रृंगार के लिए जिस माला को पहनते थे, जिस बीट्स को पहनते थे, उसको मनका कहा जाता था। तो उस मनका में, चूंकि धागा को घुसाने के लिए उस मनका में छेद करना होता था, तो इस छेद करने के लिए जो आपको एपरेटस यूज किया जाता था, जो टूल्स यूज किया जाता था, उपकरण जो यूज किया जाता था, उसके एविडेंस कहाँ मिले हैं? तो ये ध्यान में हमें रखना है कि हम लोग लोथल में भी मनके का कारखाना पढ़े हैं, चनहुद्रो में भी आपको मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। और इस तरह से यदि आप देखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 या 5 है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको डी हो जाएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, इन सभी जगहों से मिले हैं। यानी मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? तो धौलावीरा में भी मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं, और चनहुद्रो में भी मिले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धौलावीरा, लोथल और चनहुद्रो में मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? दिलमुन, मेलुहा, मगान, इनमें से कोई नहीं। द हाजा बर्ड डिस्क्राइब्ड इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स इज रिलेटेड टू व्हिच प्लेस? यानी मेसोपोटामिया के जो लेख है, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, हम लोग जानते हैं कि द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो आज के ईरान और इराक वाले क्षेत्र में स्थापित हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। तो मेसोपोटामिया में जो लेख मिला है, उस लेख में आपको हाजा पक्षी का वर्णन है, और वो पक्षी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये ध्यान दीजिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ही मेलुहा कह करके पुकारते थे। कौन? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग। तो इसी मेलुहा में हम कह सकते हैं कि हमें मेलुहा, इसमें चर्चा है उसके लेख में कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग मेलुहा के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो
तो ये मेलुहा का चर्चा, और उसी में आपको मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ही आपको मेलुहा के एक बर्ड का चर्चा है, जिस बर्ड का नाम है हाजा बर्ड, हाजा पक्षी। और ये बड़े विशाल आकार के पक्षी का इसमें चर्चा किया गया। द ग्रेट शेप, एक विशाल आकार के पक्षी का चर्चा किया गया। और कहीं कहीं पर इसको मोर पक्षी, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसे हम मोर कहते हैं, इस मोर से इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो इस तरह से हाजा पक्षी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज, सिंधु, ब्यास, रावी। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है उसका नाम है हड़प्पा, और इसी कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक एक नाम है, हड़प्पा सभ्यता भी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। तो ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में है, पंजाब स्टेट में है। और ये पंजाब स्टेट भारत वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के लेफ्ट साइड में, बाएं किनारे पर। ये हम कह सकते हैं कि रावी के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, बाएं किनारे पर आपको हड़प्पा स्थित है। अब इसके कॉन्सेप्ट को किस तरह से पूछेगा ये समझने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल दे देगा और आपसे पूछ देगा कि बताइए कि भाई मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आपको दे देगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको दे देगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अब आप सोचिएगा कि मॉडल क्वेश्चन में हड़प्पा पढ़े थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोई दूसरा स्थल दे दिया और उसके बारे में पूछ रहा है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट स्थल का यहाँ पर नाम लिख लेंगे ताकि हमें उस समय कोई परेशानी नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ देखिए, आप ये भी एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो सतलुज जो देख रहे हैं इसका वेद में इसका नाम शतद्रु है। इंग्लिश मीडियम वाला चूँकि नेम है तो आप शतद्रु लिख सकते हैं। जो ब्यास देख रहे हैं इसका नाम विपाशा है। ये विपाशा वसु वाला विपाशा नहीं है, विपाशा इसका वेद में नाम है। ये जो आप सिंधु देख रहे हैं इसका नाम सिंधु ही है। और जो रावी नदी देख रहे हैं इसका नाम परुसनी नदी है। आपको पूछ देगा, एंशियंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है कि परुसनी निम्नलिखित में से किस नदी को परुसनी नदी प्राचीन काल में कहा जाता था? तो रावी नदी को। आपको विपाशा किस नदी को कहा जाता था? तो ब्यास नदी को। उसके बाद सतलुज किस नदी को प्राचीन काल में सतलुज को किस नाम से पुकारा जाता था? तो शतद्रु नदी से। तो ये नदी के कॉन्सेप्ट को भी घुमा सकता है। हालांकि हम देखेंगे इस तरह का मॉडल आएगा तो बाकी नदी का जो प्राचीन नाम है हम आपको बता देंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें अभी पहले देखना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ हड़प्पा का तो क्लियर हो गया, रावी। मोहनजोदड़ो अगर पूछ दिया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो आप जवाब वहाँ दीजिएगा सिंधु नदी। उसके बाद और भी ले लीजिए, लोथल, ये गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। यहाँ पर हमें डॉकयार्ड के एविडेंस मिले हैं। उसके बाद आपसे और भी पूछ सकता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये कहाँ पर मिला है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा को हम कह सकते हैं कि ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। घग्घर। इंग्लिश मीडियम वाले अपना नाम इसको लिखेंगे क्योंकि नाम उसका ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कोई दूसरा नाम हो जाता है, ये नेम है, आप इंग्लिश मीडियम में आप उसको लिख लेंगे। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और भी कोई इम्पोर्टेंट साइट्स है अगर
आपको मुख्य रूप से यही आपको पूछेगा, इसी में से कोई पूछ देगा। मोहनजोदड़ो, लोथल या आपको ये कालीबंगा के बारे में पूछ देगा कि बताइए किस नदी के किनारे है, और एक तो कॉन्सेप्ट में रावी दे ही दिया। तो आप इतना को कर लेंगे, आपको इससे पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हम 10 नंबर के क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, चूंकि कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ रहा है और लेके चलना जरूरी भी है, नहीं तो आपका एग्जाम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होगा। और हम चाहते भी है कि आप एग्जाम के बाद आए तो मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे कि हाँ आप में नहीं पढ़ाया था सर, अब आप छोड़ के आएंगे नहीं पढ़ेंगे, आपका प्रॉब्लम है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम, मार्शल, कर्जन, विलियम जोन्स। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? कनिंघम, मार्शल, कर्जन और विलियम जोन्स। अब यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व का पिता, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ 1853 ईस्वी में, हड़प्पा स्थल को जब देखा था, हड़प्पा के टीले को, और जब वो देखा था तो वहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का एविडेंस मिला अंग्रेजों को। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, यानी जमीन में गड़ी हुई पुरानी वस्तुओं को क्या करते थे, खुदाई करके और उसके बारे में जानकारी देने का काम था ये पुरातत्वविद लोगों का। तो इन लोगों ने जब देखा कि बहुत ही द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसके नीचे दबा हुआ है, तब इन लोगों ने क्या किया कि 1861 में एक डिपार्टमेंट बनाता है, एक विभाग बनाता है। 1861 में एक विभाग बनाता है, उस विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, और ये भारत है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय इसका देख रेख करता है। इतिहास जो होता है उसके लिए भी आपका जो मंत्रालय है वो शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी आता है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1861 ईस्वी में करता है, और उस व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका ये संस्थापक है, इसके फाउंडर है ये पुरातत्व विभाग का, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये पहले इसके प्रेसिडेंट है, इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है। ये प्रथम अध्यक्ष है, या डायरेक्टर इनको कह सकते हैं, निदेशक, प्रथम निदेशक भी आपसे पूछ सकता है, अध्यक्ष भी पूछ सकता है, निदेशक भी पूछ सकता है। उसके बाद इन्हीं को पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इस तरह से पुरातत्व विभाग का काम है हमारे पुरातात्विक स्थलों की खोज करना, उसकी खुदाई करना, और उससे संबंधित, उस सभ्यता से संबंधित जो जानकारी है वह हमें उपलब्ध कराना, और ये विभाग अभी तक चल रहा है। तो इस तरह से 8वें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अठारह 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ है किसने लिखा? दशक का मतलब है 1830 से लेके 10 साल जोड़ दीजिए, 40 ईस्वी के बीच की बात है ये। और इसमें एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है ब्राह्मी, एक लिपि है जिसका नाम है खरोष्ठी। तो इस तरह से हु डिसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स इन द 1830s। तो 1830 के दशक में कह रहा है, तो एग्जैक्ट आप डेट याद रखिए कि उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था,
और ये जो जेम्स प्रिंसेप था ये क्या था, कलकत्ता टकसाल का हम कह सकते हैं इसको रूप दर्शक या अध्यक्ष कह सकते हैं। ये टकसाल का ये अध्यक्ष था जेम्स प्रिंसेप। ये एक अंग्रेज था और इसने 1837 ईस्वी में इस लिपि को पढ़ा था। अब देखिए 1837 ईस्वी एग्जैक्ट डेट भी हम पूछ दिए हैं, क्योंकि इसमें दशक पूछा है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने कब निकाला, तो आपको यहाँ दशक दे दिया और हम एग्जैक्ट डेट दे दी। एग्जैक्ट डेट दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन हमको समझाना था इसलिए टाइम लगा। कल से आपका और स्पीड भागेगा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? कुबेर, वरुण, इंद्र और इनमें से सभी। इंद्र का अर्थ, ये इंद्र का मतलब है ये वीरता का प्रतीक है। कुबेर का मतलब है ये धन का प्रतीक है। और वरुण का मतलब है कि ये समुद्र, यानी कह सकते हैं कि वरुण जल देवता को कहा जाता है, वरुण देव, तो ये जल देवता का प्रतीक है। तो ये इन सारे चीज़ों से समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। और समुद्रगुप्त के बारे में अब हम लोग और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये कुबेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त के समय में साम्राज्य में बहुत अधिक धन थे और बहुत ही, चूँकि अपने आप को एक वीर पुरुष की तरह इन्होंने तुलना की है। और चूँकि समुद्र के किनारे तक के प्रदेशों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कब्जा किया था, और इसलिए उनको वरुण भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा मॉडल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका लेक्चर हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन के साथ यहीं समाप्त हो जाता है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं तो पूरे मॉडल क्वेश्चन को आप पढ़ के देखिए, आपके सिलेबस भी लगभग कंप्लीट होंगे। और तेज़ी से हमें पढ़ना है, चूँकि कई सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी है, होम साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, तो हम सबको करेंगे, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 महीना पूरे जोर शोर के साथ आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए।